नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और ये सेकंड वीडियो है नवीन राज्यों का उदय। इसमें हमने पढ़ा था मुर्शिद कुली खां के बारे में, शुजाउद्दीन के बारे में, सरफराज खां के बारे में, अलीवर्दी खां के बारे में, सिराजुद्दौला, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि देखी थी, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र देखा था, प्लासी का युद्ध देखा था, अलीनगर की संधि पढ़ी थी, मीर जाफ़र के बारे में पढ़ा था, मीर कासिम के बारे में पढ़ा था। और अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीर कासिम के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम लोग मीर जाफ़र के बारे में पढ़ेंगे। 1763 से 1765 ईस्वी तक ये रहता है। पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो यहाँ पे सवाल क्या बनेगा कि मीर जाफ़र को नवाब क्यों घोषित किया गया। तो मीर जाफ़र को नवाब जो है पटना की घटना की वजह से घोषित किया गया। पटना में अब नहीं होगी कोई घटना, ठीक है। तो पटना में जो घटना हुई थी जिसकी वजह से मीर कासिम को जो है नवाब घोषित किया गया था। और मीर जाफ़र को नवाब कब घोषित किया गया था? 1763 में। और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। मीर जाफ़र ने कंपनी से केवल नमक कर 2.5% लेने के अलावा कंपनी को सभी करों से मुक्त कर दिया था। मीर जाफ़र ने क्या कहा था कि हम केवल 2.5% नमक कर लेंगे और बाकी कोई भी कर आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो है बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और मीर कासिम के विरुद्ध जो है अंग्रेजों ने ये युद्ध छेड़ा था। मीर कासिम ने अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। तो जब ये युद्ध अंग्रेज छेड़ देते हैं, मीर जाफ़र मीर कासिम मना करता है, फिर भी छेड़ देते तो मीर कासिम जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है। और जब ये शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है तो वहां पे शाह आलम द्वितीय पहले से ही मौजूद था। इस प्रकार जो है तीनों के मध्य समझौते होते हैं और इनकी संयुक्त सेना जो है पटना के पास एक जगह है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर में युद्ध होता है और ये युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इस युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और ये जो है इन तीनों की सेना को पराजित कर देता है। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं पर जो है 1777 को इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि मीर कासिम जो है मीर कासिम जो है किसके विरुद्ध युद्ध छेड़ता है? सॉरी, अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा? तो मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उसके बाद मीर कासिम क्या करता है? तो मीर कासिम जो है युद्ध बंद करने की चेतावनी देता है, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। इसके बाद फिर मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम जो है वो अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला उनके पास पहुंचता है। जब ये शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है तो वहां पर जो है शाह आलम द्वितीय पहले से मौजूद था। तो इन तीनों की संयुक्त सेना होती है और 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर है कहाँ? तो ये पटना में एक जगह है। पटना कहाँ है? ये बिहार में है, ठीक है। और 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध होता है तो उसमें अंग्रेजी सेना को कौन लीड कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था, ठीक है। और उसमें क्या परिणाम होता है? संयुक्त सेना हार जाती है। मतलब जो मीर कासिम और अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था और जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, इन तीनों की सेनाओं को हरा दिया जाता है। और मीर कासिम उसके बाद क्या करता है? वो दिल्ली भाग जाता है। तो मीर कासिम कहाँ भाग जाता है? दिल्ली भाग जाता है। मीर कासिम की मृत्यु कब होती है? तो 1711 में जो है मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। बक्सर का जब युद्ध होता है उसमें जब हरा देते हैं तो उसके बाद जलवा हो जाता है अंग्रेजों का। और 1765 में जो है मीर जाफ़र की भी मृत्यु हो जाती है। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद जो है नज़्मुद्दौला जो है 1765 से 1766 तक जो है राज करता है, मतलब 1 साल का होता है। तो याद रखना है कि नजमुद्दौला जो है ये मीर जाफ़र का ही जो है अल्पवयस्क पुत्र था, ठीक है, जिसको नवाब बनाया गया था। अल्पवयस्क मतलब हम कह सकते हैं वयस्क नहीं था।
इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आता है। उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की। क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की दो दो अलग संधियां की। अब देखिए, जब ये हेक्टर मुनरो हरा देता है तो हेक्टर मुनरो कहता है कि मेरे बस का तो नहीं है, ये ब्रिटेन से ही किसी को भेजो। तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है क्योंकि उसने भी हराया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। अब जब रॉबर्ट क्लाइव आता है, देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अहम भूमिका निभाई थी। उस समय यही लीड कर रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है और ये सारी संधियां करता है। इसके बाद जो है अवध का युद्ध होता है। अवध का जब युद्ध होता है तो अवध राज्य जो है अंग्रेजी व मराठा राज्यों के मध्य में था। अवध राज्य कहाँ पे था? अंग्रेजी राज्य और मराठा राज्य के मध्य में था। और ये पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अवध राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो कन्नौज से लेकर पश्चिम में कन्नौज और पूर्व में कर्मनासा नदी तक। ठीक है, पश्चिम में कन्नौज और पूरब में कर्मनासा नदी तक, पश्चिम में कन्नौज और पूरब में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य भी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसको किस राज्य के रूप में जाना जाता था? बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। ये भी याद रखना है कि अवध राज्य को जो है बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वो 12 अगस्त 1765 को होती है। तो क्वेश्चन खुद तुरंत क्वेश्चन बना लो कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 को। यह संधि जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई। यह संधि किसके किसके मध्य हुई? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। सॉरी, इस संधि पर जो है शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव के हस्ताक्षर हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा इलाहाबाद की प्रथम संधि पर जो है किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर हुए थे, बंगाल के नवाब जो है नजमुद्दौला के हस्ताक्षर हुए थे और क्लाइव के हस्ताक्षर हुए थे। शर्तें क्या थी? तो शर्तें ये थी कि मुगल सम्राट जो हैं शाह आलम द्वितीय जो हैं वो 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें क्या थी? तो इसमें शर्तें क्या थी कि 12 अगस्त के फरमान के बाद जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जो है वो कंपनी को दे दी जाएगी। ठीक है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जो है वो कंपनी को दे दी जाएगी। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए जाएंगे। सम्राट को क्या दिया जाएगा? अवध के नवाब से कड़ा ले लिया जाएगा और इलाहाबाद के जो जिले हैं वो दे दिए जाएंगे। मुगल सम्राट को जो है 26 लाख रुपए वार्षिक प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया। मुगल सम्राट को और क्या मिला? 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो है पेंशन मिलती थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि देखोगे तो ये 16 अगस्त 1765 को होती है। पहली कब होती है? 12 अगस्त 1765। दूसरी कब होती है? 16 अगस्त 1765। यह संधि जो है ये भी जो है नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? अवध का राज्य जो है कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। ठीक है, अवध का जो राज्य था वो कड़ा और इलाहाबाद छोड़कर सारा का सारा नवाब को दे दिया जाता है। कंपनी को 50 लाख रुपए एवं चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। कंपनी को क्या मिलता है? 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग। अवध में कई मुफ्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हुई। इसके बाद जो है हम लोग जो किसके बारे में पढ़ेंगे? सादत खां, अवध के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है अवध के नवाब, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो बंगाल के नवाब के बारे में था। तो हम बंगाल वाला जो हिस्सा है वो हम लोगों का खत्म हो चुका है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो अवध के नवाब के बारे में पढ़ेंगे।